नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल क्रिएटर अजीत अंजुम पर जिस तरह से बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं और उस एफआईआर ने चुनाव आयोग के बड़े प्रोजेक्ट एसआईआर पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्योंकि इस वक्त जो न्यूट्रल पत्रकार है देश भर के, वो सारे अजीत अंजुम के पीछे लामबंद हो गए। हम सब अजीत अंजुम के साथ खड़े हैं। बहुत सारे पत्रकार, बहुत तरह की, बहुत सारी पत्रकार की संस्थाएं चुनाव आयोग की भर्त्सना कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो अजीत अंजुम पर एफआईआर करवाई गई है, क्या एफआईआर सिर्फ इसलिए कराई गई है कि उन्होंने जो व्यवस्था में गड़बड़ियां चल रही थी, चुनाव आयोग के जो दावे थे वो कैसे ग्राउंड पर झूठे साबित हो रहे हैं, उसका उजागर किया, या इसके पीछे कुछ और कारण है? बताया तो एफआईआर में यह गया है कि उन्होंने सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की, जबकि आप अजीत अंजुम का वो वीडियो मैं 3 बार खुद देख चुका हूं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने कहीं बाधा डाली हो। उन्होंने सिर्फ वही दिखाने की कोशिश की जिसका दावा चुनाव आयोग होर्डिंग्स में, अपने विज्ञापनों में, सब जगह कर रहा है कि सबको प्राप्तियां दी जाएगी, जिसका फॉर्म भरेगा उसकी रिसीप्ट उसको मिलेगी, जिसको बिहार में प्राप्ति कहते हैं, हम सब रिसीव्ड कहते हैं, रसीद मिलेगी। वो जब नहीं मिल रही, उन्होंने उसको उजागर किया। अब बहाने के लिए आगे चेहरा कर दिया एक मुस्लिम बीएलओ का। वो भी कहानी सबको समझ में आ रही है। तो दरअसल अजीत अंजुम को डराने की वजह क्या? अजीत अंजुम को एफआईआर या अजीत अंजुम पर एफआईआर करने की वजह क्या है? तो जो मेरे सूत्र बता रहे, क्योंकि भाई जब अगर चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से चल सकता है, गोदी मीडिया सूत्रों के हवाले से चल सकता है, तो मैं भी सूत्रों के हवाले से आपको बता ही सकता हूं कि सूत्रों के हवाले से लेकिन मैं सही वाले सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं कि ये जो अजीत अंजुम पर एफआईआर की गई है, इसकी क्या वजह हो सकती है। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि अजीत अंजुम पर एफआईआर करके जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है, जो आजाद पत्रकार है, जो बेखौफ पत्रकारिता करते हैं, जो सरकार से सवाल उठाते हैं, संस्थाओं के कामकाज पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें डराने की कोशिश है। अब ये कहें, आप कहोगे कि ये तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डराने की कोशिश है। बात सही है, असल मुद्दा ये डराने की कोशिश है, लेकिन इन्हें डराने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक अहम सवाल है कि अजीत अंजुम के बहाने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को डराने की जरूरत क्यों पड़ी, या जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं एसआईआर पर, उन्हें डराने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसकी वजह है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ना, आईएएस से लेके प्रदेश प्रशासनिक सेवा वाले तक, उनमें आपस में ही जरा दो फाड़ सा होने लगा है। मेरे एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि किस तरह से बिहार में, क्योंकि जो मेरा सूत्र है वो खुद भी अभी सर्विंग आईएएस है किसी और राज्य में, लेकिन 3-4 साल का अभी उसका करियर है। तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके बैच के जो बिहार में पोस्टेड हैं, उस बैच के, उन्होंने सारी कहानी बताई। तो उस कहानी से मालूम ये चला कि जो जूनियर आईएएस है या जो स्टेट सर्विसेज के हैं, उनमें एक रोष सा खड़ा होने लगा है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो चीजें हो रही है, जिस तरह से हमको कहा गया कि प्राप्तियां देनी है, जो विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है, लेकिन निर्देश ये है कि किसी को कोई रसीद नहीं देनी है। तो वो कह रहे हैं कि भाई क्रेडिबिलिटी हमारी खतरे में है, क्योंकि किसी भी प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करती है? नेता पे विश्वास नहीं करती है, लेकिन एक आईएएस पर विश्वास करती है। वो खास करके वो उस आईएएस पर ज्यादा विश्वास करती है जो किसी प्रदेश से, किसी और प्रदेश का होता है और इस प्रदेश कैडर में आता है। लोगों को लगता है कि भाई ये तो किसी और प्रदेश का है, ये जानबूझकर हमारा अहित क्यों करेगा। तो इसलिए आप देखेगा डीसी, डीएम, जो भी आप कहते हैं, एसडीएम, आपके प्रदेश में जो भी, आपके इलाके में जो भी बड़ा सरकारी अफसर है, आपको एक विश्वास होता है उसमें। तो इन नए आईएएस का, यंग आईएएस का ये कहना है कि हमारी क्रेडिबिलिटी पे लोगों का भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि हमको तो अभी किसी को 20 साल नौकरी करनी है, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, किसी को 35 साल करनी है।
हमें तो यहीं रहना है, हमारी क्रेडिबिलिटी तो दांव पे लगी है, क्योंकि सरकारें तो आएंगी जाएंगी। आज एनडीए की सरकार है, कल को किसी और की सरकार आ गई तो निशाने पे कौन? निशाने पे ये आईएएस, क्योंकि आगे तो इन्हें भेजा जा रहा है। जो सीनियर आईएएस है वो अपने एसी दफ्तर में बैठ के डिसीजन मेकर्स बने हुए हैं, वो निर्देश देते हैं। नीचे जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं उनको, वो होते हैं यंग, जिनको अभी लंबा सर्व करना है। तो ये बातें उठने लगी, उनके जो हर एक का इनका व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी होता है इनका, सबका हर एक का होता है, तो वहां ये बातें उठने लगी। तो उस बात को दबाया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा। तो वहां पर इन आईएएस ऑफिसर्स ने या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, इन्होंने कहा कि ये देखिए, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स और अलग अलग चैनल दिखा रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि ये सब झूठ है, किसी को कोई रसीद नहीं दी जा रही, प्रूफ दिखाया। तब अपने ही ऑफिसर कैडर के अंदर ये दो फाड़ ना हो जाए, इसको खत्म करने के लिए अजीत अंजुम को निशाना बनाया गया और उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज हुई है डीएम के कहने पर, बीएलओ के जरिए। तो अब आप समझ रहे हैं, ये चीज जो है अपना आपस को करने के लिए अजीत अंजुम को बलि का बकरा बनाया गया। दूसरी वजह है एसआईआर के जो सारी कोशिश है उसके फ्लॉप होने का डर, वो है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से पड़ रहा दबाव। जब ये एसआईआर का फॉर्मूला निकाला गया तो कोशिश ये थी कि जितना मुस्लिम वोट है उसे जितना कम हो सके उतना कम कर दो। कहां से कागजात लाएंगे? लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब बीएलओ फील्ड में गए या जब ये बात फैली, तो जो तबका सबसे ज्यादा जिसके पास पक्के कागज थे, वो 11 के 11 में से जो जरूरी कागज थे, वो मुस्लिम तबका था। अजीत अंजुम के वीडियोस अगर आप ध्यान से देखोगे, उसमें ये बात आपको दिखती है कि बहुत सारे मुसलमानों ने ये बात कही है कि जब एनआरसी की बात इस देश में चली थी, हमने उसी वक्त, किसी ने 1930 से, किसी ने 1935, किसी ने 1940 से अपने खानदान के कागज निकालने शुरू कर दिए थे। उसी वक्त उन्होंने एनआरसी के डर से कागज तैयार कर लिए थे। उन्हें क्या मालूम था कि एसआईआर भी एक बाद में आएगा जहां ये कागज काम आएंगे। तो मुस्लिम्स के पास वो कागज है, और आज की डेट में मुस्लिम ज्यादा से ज्यादा निकल के अपने कागज दे रहे हैं, अपना वोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे बीएलओ को घर घर जाना था, उल्टा बिहार में ये हो रहा है कि बीएलओ बैठा है, लोग उनके पास लाइन लगा के जा रहे हैं। बिहार में एक अलग ही माहौल बन गया है। हालांकि पॉलिटिकल लेवल पे कांग्रेस, आरजेडी, इन सब ने उस दिन प्रदर्शन किया, उसके बाद कोई बिहार में दिख नहीं रहा सड़क पे कि कुछ ही कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने आप में एक आंदोलन का रूप से ले रहे हैं। लोगों ने इस चीज को अपने हाथ में ले लिया। तो उस चीज से भी कि भाई किसी भी हाल में इस एसआईआर के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए, या ये एसआईआर खतरे में नहीं आना चाहिए, इसलिए कोई तो बहाना चाहिए था, तो अजीत अंजुम बहाना बना दिया। तीसरा देखिए आप, बिहार में एसआईआर शुरू होता है, उसके बाद कहा जाता है कि इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा, और उसी दौरान दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर काम तेज हो जाता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डीवाई चंद्रचूड़ भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। और साथ ही उज्जवल निकम जैसे वकील, जिन्होंने कसाब को लेकर झूठी कहानी गढ़ी थी कि उन्हें बिरयानी परोसी जाती थी, बाद में उन्होंने खुद कहा था कि मैंने झूठ बोला, ऐसे आदमी को राज्यसभा भेजा जाता है ताकि वन नेशन वन इलेक्शन में वो तेजी ला सके। तो वन नेशन वन इलेक्शन, इधर एसआईआर के जरिए अपने वोट बचाने, दूसरों के वोट काटने, इसको जोड़ के देखिए। ये आपको आने वाले वक्त का आईना दिखा रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है। इसलिए एसआईआर पर उठने वाली हर आवाज को दबाया जाएगा, ये भी बात तय है, या उनकी बात को अनसुना कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 जुलाई की डेट दे दी है। अब मालूम नहीं 28 जुलाई को क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ये बिहार में प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अलग अलग तरह के वीडियोस आ रहे हैं। कई वीडियो कल मैंने दिखाया था कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की नेता वहां बैठी थी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठ के काम कर रही थी। कई और वीडियोस आए हैं जो अब
कितने ऑथेंटिक है कितने नहीं मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और ये सिर्फ हम पत्रकारों को या हमें नहीं सूंघने को मिल रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी भी समझ रही है कि बिहार तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, खेल कुछ बड़ा है, ये बड़ा खेल होने वाला है। इसलिए इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने कैडर को आगाह करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बाकायदा आगाह कर रही हैं अपने कैडर को कि बंगाल निशाना बनेगा, आप तैयार रहिएगा। और इधर कांग्रेस असम जैसे प्रदेश में अपने अपने कैडर को आगाह कर रही है। भाई और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं। और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये असम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे, बिना युद्धे 1 इंची जमियो अमरा छाड़बो ना। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां भी समझ गई हैं गेम को, और वो जो सच दिख रहा है, अब मेरे हिसाब से सही में बताऊं, गेम ना चुनाव आयोग के पाले में है, ना गेम विपक्ष के पाले में है, ना गेम पत्रकारों के पाले में है। गेम मुझे लगता है अब सारी की सारी मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या स्टैंड लेता है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कड़ाई दिखाता है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये सब वीडियोस वगैरह दिख ही रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तो ये सारी चीजें आई रही होंगी। अगर संज्ञान लेता है और कुछ चुनाव आयोग के इस एसआईआर को लेकर कुछ कड़ी बात कहता है, कुछ कड़ा फैसला लेता है, तब तो चीजें बदल जाएंगी, सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट वही कहता है कि भाई मैं एक और संवैधानिक संस्था के कामकाज में दखल अंदाजी हम नहीं दे सकते, तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है। फिलहाल यही रोकता हूँ इस वीडियो को, इजाजत दीजिए, नमस्कार।